ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન સતત પ્રગતિના પથ પર આગળ વધી રહ્યું છે. પહેલા પૃથ્વીથી ચંદ્ર તરફ પ્રયાણ કર્યું, ચંદ્ર પર લેન્ડ થઈને ઇતિહાસ રચ્યો અને હવે ઇસરો સૂર્ય તરફ પ્રયાણ કરવા જઈ રહ્યું છે. જી હા, ઇસરોએ આદિત્ય L1 મિશન જેની દેશવાસીઓ રાહ જોઈને બેઠા છે, 2 સપ્ટેમ્બરે સવારે 11:50 કલાકે PSLV C57 રોકેટથી શ્રીહરિકોટાથી લોન્ચ કરવામાં આવશે. સૂર્ય તરફ આગળ વધશે, સૂર્ય તરફ ભારત પ્રયાણ કરશે. આ સમગ્ર મિશનમાં સ્પેસક્રાફ્ટ લગભગ 15 લાખ કિલોમીટરનો સફર તય કરશે. આદિત્ય L1 ને પૃથ્વીની નીચલી કક્ષામાં પ્રસ્થાપિત કરાશે અને ત્યારબાદ ધીરે ધીરે પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણથી બહાર નીકળીને સૂર્યના નજીક L1 પોઈન્ટ તરફ સફર શરૂ કરશે. આખી પ્રોસેસમાં 4 મહિનાનો સમય લાગશે. આ ખાસ મિશનમાં 8મી સપ્ટેમ્બરથી PRLથી તૈયાર કરાયેલું વિશેષ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એસ્પેક્સ કામ કરતું રહેશે. આપને જણાવી દઈએ કે વર્ષ 2015-16થી આદિત્ય L1 મિશન અંતર્ગત PRLના વૈજ્ઞાનિકો ASPEX એટલે કે આદિત્ય સોલર વિન્ડ પાર્ટિકલ એક્સપેરિમેન્ટ તૈયાર કરી રહ્યા હતા. આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવનાર PRLના વૈજ્ઞાનિકોએ Z24 કલાક સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. चंद्रयान के बाद अब इसरो की नज़र है आदित्य L1 मिशन पर और आदित्य L1 मिशन की बात की जाए तो 2 सितंबर को 11:50 को इसका लॉन्चिंग होगा. हमारे साथ PRL के कुछ साइंटिस्ट भी जुड़े हैं जो सूर्य मिशन को लेकर जो भी तैयारियां इसरो और PRL ने मिलकर की है इसके बारे में हमें जानकारी भी देंगे. चंद्रयान की बात करें तो उसमें भी PRL का बहुत अहम रोल रहा है और इस बार जो आदित्य L1 मिशन शुरू होने जा रहा है उसमें भी PRL का क्या रोल रहेगा उसकी बातचीत हम करते हैं. सर, बहुत देश उत्सुक है क्योंकि अब चंद्र के बाद बारी सूर्य की आ रही है और हमारे साइंटिस्ट भी तैयार हैं. किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, PRL का किस तरह से इसमें रोल देखा जा रहा है? पहले तो धन्यवाद करूंगा मैं आपका. मैं ये कहना चाहता हूँ और सब लोग जानते हैं कि जो धरती पे जो ऊर्जा का स्रोत है वो तो सूर्य है और सूर्य के जो भी एमिशंस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. एक तो फोटॉन्स जो हम धरती पे देख सकते हैं, लाइट आ रही है सूर्य से, और जो हम नहीं देख सकते हैं वो है पूरा पार्टिकल्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड्स हो गया. ये 3 तरह से सूर्य से पूरा उसका एमिशंस होते हैं. और जब हम धरती से देखें उनको तो हम लाइट देख सकते हैं. तो हमारा PRL में कई सालों से, कई वर्षों से सूर्य की अनुसंधान बहुत कार्य चल रहा है. PRL का एक यूनिट है उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी. वहाँ पे हमने वो झील के बीच में स्थित एक टेलीस्कोप है, उसको हम मस्त बोलते हैं, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप. उससे धरती पे जो किरणें आ रही हैं उसका अनुसंधान काफ़ी अच्छा जोर से चल रहा है. और हम रेडियो वेव्स में भी हम कैलिस्टो टेलीस्कोप है, उसकी वजह से भी हम उसकी तरह से भी हम कर रहे हैं. और जो मिशन है आदित्य का वो ये है कि सूर्य के सारे एमिशंस देखें, एक्सरेज से अल्ट्रावायलेट, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट, विजिबल और पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. तो ये इस उद्देश्य से आदित्य मिशन का सृजन किया गया है और PRL की एक अहम भूमिका रही है. क्योंकि हम तो धरती पे जो मॉडलिंग स्टडीज़ हो गया और जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम धरती से कर रहे हैं वो तो चल ही रहा है, बट हमको ये चाहिए कि हम ऊपर और जो धरती तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके बारे में वो क्या है. और वो इसके महत्व इसलिए है कि ये जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट और एक्सरेस, उससे जो भी सूर्य के अपने धरती के उपरितल मंडल में, अपर एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वहाँ पे आयन मंडल घटित होता है. और वहाँ से जो सूर्य की जो भी किरणें आ रही हैं उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर बोलते हैं. उस रीजन में सारे सैटेलाइट्स हमारे ऑर्बिट कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश के नहीं, सारे विश्व के. उद्देश्य ये है कि आदित्य मिशन से हम इसको हम स्पेस वेदर बोलते हैं, उसका हम अध्ययन करें. तो हम PRL ने स्पेसिफिकली पार्टिकल्स के हिसाब से हमने एक सृजन किया है. उसका हम एस्पेक्ट्स बोलते हैं, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट. 2 पार्ट्स है. एक पार्ट सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, वो लो एनर्जी पार्ट कवर करता है, 100 EV से 20 kV तक कवर करता है. सोलर विंड आयन्स मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. तो वो ये इंस्ट्रूमेंट स्विस बोलते हैं. ये वाला आदित्य L1 जाने वाला उसका मॉडल है. इसमें दो डायरेक्शंस में माउंट किया है, टॉप साइड में माउंट किया है एंड अदर वन ये साइड में माउंट किया है. एंड अदर इंस्ट्रूमेंट वो स्टेप्स बोलते हैं, सुप्राथर्मल एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं. उसमें हाई एनर्जी पार्टिकल हम लोग कवर करते हैं, 20 kV से 20 MeV तक कवर करते हैं.
स्विस पेलोड जो है वो जब आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट अपने जो उसका डेजिग्नेटेड ऑर्बिट है जो कि एक हेलो ऑर्बिट है L1 पॉइंट के अबाउट, जब वहाँ चला जाएगा उसके बाद से ये स्विस इंस्ट्रूमेंट काम करना चालू करेगा। अब जहाँ तक स्विस इंस्ट्रूमेंट का बात है, उसमें 2 इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको टॉप हैट एनालाइजर्स बोलते हैं। इसका खासियत ये है कि इसमें आप पूरे 360 डिग्री से पार्टिकल्स को एनालाइज कर सकते हैं। सो पार्टिकल का डायरेक्शन किधर से भी आए वो इसके अंदर एनालाइज हो जाता है। तो इस तरह के 2 यूनिट, जैसा आपको पहले बताया गया, एक जो इस तरह माउंटेड है, दूसरा इस तरह माउंटेड है, तो आप दोनों प्लेन में सारे पार्टिकल्स का स्टडी कर सकते हैं। इसको चलाने के लिए हाई वोल्टेजेस का भी उपयोग होता है, जिसके लिए हाई वोल्टेज का डिज़ाइन और डेवलपमेंट यहाँ PRL में किया गया। सो ये वाला जो स्टेप्स पार्ट है ये बेसिकली 20 केईवी से स्टार्ट होता है और कि 20 एमईवी तक जाता है। 20 केईवी का मतलब ये हुआ कि 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाके आपका 20 लाख बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पार्टिकल्स मेजर करता है। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने एल्यूमिनियम टेप लगा रखी ताकि इसमें डस्ट ना जाए, बट इसमें एंड ओपनिंग रहेगा जहाँ से ये पार्टिकल जो हीलियम्स हैं और प्रोटॉन्स हैं वहाँ से एंटर होते हैं और मेज़र होते हैं। तो ये वाला जो यूनिट है वो सन रेडियल से मेज़र करता है। और इसके अलावा एक ये वाला जो यूनिट है बेसिकली वो ऐसे रखा होता है, तो यहाँ से जो पार्कर स्पायरल से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो इसको मेज़र करता है। तो ये वाला जो यूनिट है वो आपको मेज़र करता है इन दोनों के बीच पार्टिकल्स। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्टेप्स में क्या है कि जो हम लोग अर्थ और सन का जो इक्लिप्टिक प्लेन बोलते हैं, तो ऊपर से मतलब नॉर्थ साइड से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो ये NP यूनिट मेज़र करेगा। इसी तरीके से हम लोग L1 पॉइंट पे जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स हमारे सन के अलावा और भी अर्थ से भी आते हैं, जिसको हम लोग बोशॉक बोलते हैं। सो ये वाला जो दूसरा पैकेज है ये हमारा स्पेसक्राफ्ट के पीछे की तरफ रखा हुआ है, जो कि हमारा अर्थ साइड से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं जिसको हम लोग अर्थ पॉइंटिंग यूनिट बोलते हैं, वो यहाँ से मेज़र करेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग जैसे ही लॉन्च होता है तो अर्थ बाउंड ऑर्बिट जो होगी आदित्य L1 की, तब से इंस्ट्रूमेंट ऑन हो जाएगा। तो अभी जो टेंटेटिव डेट है वो है कि 8 तारीख के आसपास, 8 सितंबर से बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट ऑन हो जाएगा और उसके बाद वो कंटिन्यूसली ऑन रहने वाला है। इंस्ट्रूमेंट की खासियत ये है, ऐसा पार्टिकल मापने वाला इंस्ट्रूमेंट पहले बाकी कंट्रीज, कुछ एक कंट्रीज जैसे नासा ने बनाया और ईसा ने बनाया, लेकिन किसी ने इसको सभी दिशा से जो पार्टिकल आ रहा है उसको देखने के प्रयत्न नहीं किए हैं। मतलब हमेशा ये इंस्ट्रूमेंट की खासियत है, ये सभी डायरेक्शन से, जैसे भी आप सुने हैं स्विस और स्टेप्स में, सभी दिशा से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, लो एनर्जी का, कम एनर्जी का और ज़्यादा एनर्जी का, सभी पार्टिकल को वो मेजर करने में सक्षम और कैपेबिलिटी होगा इसमें। तो इसके सहारे ये जो पार्टिकल आके अर्थ के ऊपरी हिस्से में और वातावरण में जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, वो लॉन्ग टर्म में हम इस डेटा को अध्ययन करके हम पता कर सकते हैं। जो भी L1 मिशन L1 ऑर्बिट में जाता है वो इसका ऑफिशियल लाइफ टाइम 5 साल है, बट अगर आप हिस्ट्री देखें, कोई भी L1 ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट जाता है वो कम से कम 20 साल 15 साल ऐसे काम करता ही है। तो हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं दैट ऑफिशियल लाइफ टाइम 5 साल है, लेकिन हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट के सहारे काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक ये अध्ययन कर पाएंगे। देश को इंतज़ार है 2 सितंबर का कि जब आदित्य L1 का लॉन्चिंग होगा, पर आदित्य L1 का लॉन्चिंग होने के साथ ही उसमें लगे 7 जितने इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से पहला इंस्ट्रूमेंट 8 सितंबर से अपना जो काम है वो शुरू करेगा, जो कि अहमदाबाद के PRL में बना हुआ है, जिनके वैज्ञानिकों से हमने बात की। और आने वाले दिनों में जो भी कोई रिजल्ट हैं उसका डेटा का एनालिसिस भी होगा और भारत फिर से एक बार चंद्र के बाद अब सूर्य और उसके अभ्यास का एनालिसिस भी करेगा। कैमरामैन अमित के साथ अतुल तिवारी, जी मीडिया, अहमदाबाद।